Assalamu alaikum. Let's discuss Friedrich Hegel's philosophy of dialectics. So Hegel, born on 1770s to 1831, belongs to the period of German idealism in the decades following Kant. Hegel attempted throughout his published writings as well as in his lectures to elaborate a comprehensive and systematic philosophy from a purportedly लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसकी जो डायलेक्टिक्स की फिलोसफी है दैट इज बेसिकली इसका लॉजिक है. ही इज परहैप्स मोस्ट वेल नोन फॉर हिज थियोलॉजिकल अकाउंट ऑफ हिस्ट्री. एंड किस तरह से ये अकाउंट ऑफ हिस्ट्री देता है, वो एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें वो ये कहता है कि आइडियाज से आपकी हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है. ठीक है, सो एन अकाउंट दैट वाज लेटर टेकन ओवर मार्क्स, जबकि मार्क्स ने इस बारे में ये कहा कि नहीं, जो आपकी हिस्टोरिकल प्रोग्रेस है वो मटेरियल्स की वजह से होती है. ठीक है, वो स्ट्रगल बिटवीन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से होती है. एंड इन्वर्टेड इनटू मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ एन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कल्मिनेटिंग इन कम्युनिज्म. वेल, हाँ, हीगल का डायलेक्टिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है. अच्छा, डायलेक्टिक्स का अगर सिंपल में बताऊं तो इसमें हमारे पास दो, आप कह लें कि प्रोपोजिशंस होते हैं. ठीक है, उन दो प्रोपोजिशंस से हमारे पास एक थर्ड रिजल्ट आता है, और वो थर्ड रिजल्ट उन दोनों से मिलके बनता है या उन दोनों से अलग होके बनता है. ठीक है, जैसे कि आपका लॉजिक होता है ना, जैसे लॉजिक प्रोग्रेस करता है कि एक स्टेटमेंट होती है, दूसरी स्टेटमेंट होती है, और फिर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आ जाती है. बिल्कुल ये डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है. Dialectics is a term used to describe a method of philosophical argument that involves some sort of contradictory process between opposing sides. The back and forth debate between opposing sides produce a kind of linear progression or the evolution in the philosophical views or positions as dialogues go along. तो कहते हैं कि ये जो बैक एंड फोर्थ इनमें होता है ना, कि मतलब आपके पास एक स्टेटमेंट है, देन उसके अलावा उसका एक काउंटर स्टेटमेंट आ जाता है, आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट आ जाता है, एंड देन वो दोनों मिलके एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. वो कहते हैं कि इससे आपकी जो प्रोग्रेशन ऑफ एवोल्यूशन होती है, ठीक है, ये लीनियर प्रोग्रेशन है, एक एवोल्यूशन है. Hegel regarded this dialectical method a speculative mode of cognition as a hallmark of his philosophy, and used the same method in the phenomenology of spirit as well as in all the mature works he published later, the entire Encyclopedia of Philosophical Sciences. Basically he argued that कि जो इसमें प्लेटो का डायलेक्टिक्स कॉन्सेप्ट है, प्लेटो का भी डायलेक्टिक्स था, उसके डायलेक्टिक्स में और इसके डायलेक्टिक्स में क्या फर्क है. देखिए, जो प्लेटो का डायलेक्टिक्स था ना, उसमें ये था कि इंटरलोक्यूटर्स होते थे. ठीक है, उसमें एक इंटरलोक्यूटर कोई भी शख्स है और दूसरा आपके पास सोक्रेटिस होता था, जैसे रिपब्लिक में होता है. द रिपब्लिक जो प्लेटो की बुक है ना, उसमें वो डायलॉग्स करते हैं. जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दी है, अब आप उस स्टेटमेंट को, जैसे अगर सोक्रेटिस के हवाले से देखा जाए तो वो कहता था कि अगर व्हाट इज जस्टिस. ठीक है, अब दूसरा बंदा जो वहां बैठा होता था वो उसकी डेफिनेशंस बताता था, देन उसको वो सोक्रेटिस उसको रिफ्यूट करता था, और फिर वो ऐसे एक आर्ग्यूमेंट पे आके पहुंच जाता था जहां वो ये कहता था कि ये आर्ग्यूमेंट आपका बिल्कुल खराब था. अब आपको नया आर्ग्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा जिसको सोक्रेटिस अगेन वायलेट, जिसको वो अगेन कहेगा कि ये आर्ग्यूमेंट भी आपका कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव नहीं है. इसके बाद वो कहते हैं कि इसमें ये होता था कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स वो अनलिमिटेड तो होते थे, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स कोई भी एक सही नहीं माना जाता था, तसव्वुर नहीं किया जाता था. ठीक है, वो कहते हैं कि डील्स विद ओनली विद लिमिटेड फिलोसॉफिकल क्लेम्स एंड इज अनेबल टू गेट बियॉन्ड स्केप्टिसिज्म एंड नथिंगनेस. हीगल की डिस्क्रिप्शन ऑफ डायलेक्टिकल मेथड किस तरह से है, वो कहते हैं कि लॉजिक के ना हमारे पास तीन साइड्स होते हैं. अब ये लॉजिक का पार्ट नहीं है, ये जो मूवमेंट्स हैं वो लॉजिक का हिस्सा नहीं है, बल्कि जितने भी जनरल ट्रूथ्स हैं ना, अब अगर आप उनको वेरीफाई करना चाहते हैं, उनको वैलिडेट करना चाहते हैं, तो आप इन मूवमेंट्स के जरिए से किसी भी ट्रूथ को वेरीफाई कर सकते हैं. अब हमारे पास जो पहला मूवमेंट है या पहली साइड है, वो है द मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मूवमेंट ऑफ फिक्सिटी. ठीक है, इसमें जनरल एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप जनरल डेफिनेशंस बताते हैं और एक डिटर्मिनेशन करते हैं. ठीक है, देन हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ सेल्फ सबलेशन. ये मूवमेंट क्या है कि जब आपको इसमें मूवमेंट में आपको ये अंदाजा होता है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपने डिटर्मिनेशन की है या जो आपने डेफिनेशन बताई है, इसमें एक सर्टन रेस्ट्रिक्टेडनेस है. ठीक है, ये वन साइडेडनेस है,
और इस वन साइडेडनेस की वजह से हमें एक अपोजिंग आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ पेश करना होगा ताकि वो उसका कंप्लीट पार्ट हो। अब यहाँ पे जो सेल्फ सबलेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि इंग्लिश वर्ड है, टू सबलेट मीन्स टू निगेट एंड टू प्रिजर्व। ठीक है, अब ये प्लेटो के आर्ग्यूमेंट की तरह जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, वो कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो जाएगा, वो कंप्लीटली उसको रिप्यूडिएट नहीं कर देगा, बल्कि हीगल ये कहता है कि जो आपका मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपकी जो डिटर्मिनेशन और डेफिनेशन है ना, उसका आपको जो सेकंड अपोजिंग उसका आर्ग्यूमेंट आएगा ना, उसका कुछ हिस्सा यानी कि डिटर्मिनेशन, जो मोमेंट ऑफ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो कहता है कि उसका कुछ हिस्सा आप अपोजिंग मूवमेंट में निगेट भी कर देंगे और कुछ हिस्सा उसका प्रिजर्व भी कर लेंगे। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सबलेशन, कि आप एक आर्ग्यूमेंट को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और उसको निगेट भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कोई नया आर्ग्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उसी आर्ग्यूमेंट का कुछ हिस्सा अपने पास महफूज कर लेते हैं और कुछ हिस्से को आप गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली रैशनल और स्पेक्यूलेटिव मूवमेंट। देन हियर कम्स द मूवमेंट ऑफ यूनिटी। वो कहते हैं जो आपके पास थर्ड मूवमेंट आता है ना, जिसको वो कहता है कि ये स्पेक्यूलेटिव मूवमेंट है, ये पॉजिटिवली रैशनल मूवमेंट है। वो मूवमेंट ये है कि दोनों जो आपके ऊपर के डिटर्मिनेशंस है ना, अब जो थर्ड मूवमेंट है आपका, वो उनको यूनिफाई कर लेगा। ठीक है, अब वो जो थर्ड मूवमेंट आपके पास बनेगा, क्योंकि वो यूनिफिकेशन ऑफ फर्स्ट टू डिटर्मिनेशन, जो फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट से बने ना, दैट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दैट विल बी मोर कंप्लीट। ठीक है, अब वो ये कहता है कि द स्पेक्यूलेटिव मूवमेंट हैज अ डेफिनेशन भी होगी, उसकी डिटर्मिनेशन भी होगी, उसके पास कंटेंट भी होगा। वो एम्पटी नहीं होगा, जैसे कि प्लेटो ये कहता था कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट है और अगर आप उसके ऑपोजिट कोई आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका वो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो गलत साबित हो गया और वो खत्म हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंटेंट, और इसमें आपके पास जब आर्ग्यूमेंट आएगा, स्पेक्यूलेटिव आर्ग्यूमेंट आएगा, तो उसके पास एक कंटेंट होगा। ठीक है, बिकॉज इट ग्रोज आउट ऑफ यूनिफाइज द particular characters of those earlier determination and is a unity of distinct determinations. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो speculative movement है ना, does truly not empty. ठीक है, वो empty नहीं है, abstract nothing but negation of certain determinations. ठीक है, कि certain determinations को negate करके बन रहा है, लेकिन हिस्से को preserve करके भी बन रहा है। अब वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, वेल यहाँ पे जो फीचर्स हैं इसके वो ये हैं कि देयर आर सेवरल फीचर्स ऑफ दिस अकाउंट दैट द हीगल थिंग्स रेज हिज डायलेक्टिकल method above the arbitrariness of the Plato's dialectics to the level of genuine science. अब वो अपने लॉजिक के बारे में ये कहता है कि मेरा लॉजिक जो है वो बिल्कुल जेन्युइन साइंस है। अच्छा, इसमें जो पहला है वो है मूवमेंट इज ड्रिवन बाय नेसेसिटी। अब जब हम ये कहते हैं ना कि आपके पास एक पहला आर्ग्यूमेंट है, उसका एक अपोजिंग आर्ग्यूमेंट आता है, सेल्फ सबलेट कर रहा है, तो वो कहता है कि वो ऐसे ही नहीं हो रहा, बल्कि एक ड्रिवन फोर्स है, यानी कि उस पहले आर्ग्यूमेंट की जो रेस्ट्रिक्टेडनेस है और उसकी जो एक आपको कमी उसमें नजर आ रही है ना, वो कहता है कि वो ड्राइविंग फोर्स बन जाती है, जिसके बाद वो एक मूवमेंट ऑफ नेसेसिटी के थ्रू अपोजिंग में चला जाता है, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट में चला जाता है। ठीक है, आप कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं बना रहे, बल्कि उसी का एक अपोजिंग लेकर आ रहे हैं, दैट इज द मूवमेंट ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, देन वो कहता है कि नथिंग एक्सट्रेनस इज इंट्रोड्यूस, जैसे कि प्लेटो के कॉन्सेप्ट में मैंने पहले भी ये बताया कि वो आपको पूरी तरह से वो उसको निगेट और कैंसिल ही कर देता था आर्ग्यूमेंट को, और फिर एक नया आर्ग्यूमेंट आपको सोचना पड़ता था, बैठ के आप सोच रहे हैं और एक नया आर्ग्यूमेंट आ रहा है किसी भी चीज को, किसी भी चीज की डेफिनेशन को लेके, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेके, देन आप उसको अगेन सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिर उसको, अगर उसकी कोई अपोजिंग साइड आपको नजर आ जाती है, वो आर्ग्यूमेंट आप फिर खत्म कर देते हैं, देन अगेन आप ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हीगल के आर्ग्यूमेंट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पहला डिटर्मिनेशन है वो उसका कुछ हिस्सा प्रिजर्व कर लेता है, और वही वाला जो पहला डिटर्मिनेशन है वही आपके पास सब सबलेट होके अगला आर्ग्यूमेंट बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नथिंग एक्सट्रेनस इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो डिटर्मिनेशंस आर, नंबर 3 है कि डिटर्मिनेशंस आर प्रिजर्व्ड इन द सेंस दैट दे रिमेन इन इफेक्ट विद इन द लेटर डिटर्मिनेशंस। अब यही बात आगे के डिटर्मिनेशंस में जो भी आप बात करते हैं, जो डिटर्मिनेशन है आपकी वो इस तरह से प्रिजर्व हो जाती है कि वो आपकी लेटर डिटर्मिनेशंस में भी इफेक्टिव रहती है। ठीक है,
इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये जो इसका एक सिंबल है दैट इज अबाउट बीइंग फॉर इटसेल्फ। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे वो, ठीक है। वो कहते हैं कि जो अर्ली डिटर्मिनेशंस आर प्रिजर्व्ड इन द सेंस दैट रिमेन इन इफेक्ट विद इन द लेटर डिटर्मिनेशंस। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ बीइंग फॉर इटसेल्फ। अब आपके पास जो बीइंग फॉर इटसेल्फ है ना, दैट यू मस्ट कंसीडर एन एप्पल, ठीक है। अब आपने एक एप्पल लिया, लेकिन ये बीइंग फॉर इटसेल्फ बना किस तरह से है? अब आप देखते हैं कि आप कुछ लें समथिंग, इंडिविजुअल समथिंग्स, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल समथिंग एप्पल, सम इंडिविजुअल समथिंग अदर एप्पल, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे एप्पल लेते जा रहे हैं। वो जो इंडिविजुअल, वो और एप्पल हैं क्या असल में? एप्पल है असल में आपकी इंडिविजुअल समथिंग, ठीक है। और वो जो इंडिविजुअल समथिंग है वो एक दूसरा एप्पल उसके लिए समथिंग अदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। अब आप देखते हैं कि भाई अब आपने क्या करना है कि आपने इनको यूनिफाई कर देना है, ठीक है। वो कहता है कि ये तो आप ऐसे ही करेंगे कि ये बैक फोर्थ मूव करता रहेगा कि एक आपके पास समथिंग इंडिविजुअल समथिंग है, उस इंडिविजुअल समथिंग के लिए जो दूसरा एप्पल है वो समथिंग अदर है। लेकिन वो कहता है कि ये जो समथिंग अदर्स है ना, असल में ये यूनिफाई हो जाते हैं, यानी कि एप्पल आपस में यूनिफाई हो जाते हैं और वो आपके पास एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं बीइंग फॉर इटसेल्फ का, ठीक है। और ये जो बीइंग फॉर इटसेल्फ होती है ये ज्यादा कंप्लीट होता है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज्यादा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द एप्पल। इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल एप्पल, इट्स नॉट अबाउट द समथिंग अदर एप्पल, बल्कि वो उसका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपके पास एप्पल का आ जाता है, ठीक है। Next comes the concept of the being for itself. For instance, the concept of the something other is limited or finite होता है, although the something others are supposed to be the same as the another one. The character of this sameness is captured only above by the higher level, more universal concept of being for itself. So, number 5, determination in speculative movement grabs the unity of the first two movements. Hegel's dialectical method leads to a कॉन्सेप्ट और फॉर्म्स दैट आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव, कि जब वो दो चीजें आपस में मिलकर एक थर्ड कॉन्सेप्ट बनाती हैं, दैट इज मोर यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट। सो हियर कम्स द एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि दैट हियर कम्स कि जो आपके पास एक स्पेक्युलेटिव मूवमेंट आता है, दैट इज एब्सोल्यूट मूवमेंट व्हिच इज द लास्ट फाइनल एंड कंप्लीटली ऑल इनकम्पासिंग and unconditioned concept or form in the relevant subject matter in the discussion, right? So I hope you enjoy the lecture. आपको समझ आई होगी. If you have any question you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.